गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टुडेज क्लास। तो चलिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जो कि है 10th क्लास का स्टैटिस्टिक्स। 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक का 14th चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? वो मैथ की ब्रांच, वो हिस्सा जिसमें हम डाटा से रिलेटेड करते हैं, जैसे डाटा को इकट्ठा करना, फिर उसको टेबल के रूप में दिखाना, फिर उसको ग्राफ के रूप में दिखाना, जैसे बार ग्राफ, हिस्टोग्राम्स हो गए, फिर उसको इंटरप्रेट करना। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हमने 9th क्लास में की हुई हैं। 10th क्लास में हमने सीधा इंटरप्रेट करना है। किन चीज़ों से? 3 चीज़ों से हम इंटरप्रेट करते हैं। कौन कौन सी हैं 3 चीज़ें? एक है मॉड, एक है मीडियन और तीसरा है मीन। इन 3 चीज़ों से हम डाटा को क्या करेंगे? इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, अब 9th क्लास में भी हमने डाटा को इंटरप्रेट इन तीनों चीज़ों से किया था, पर फर्क था। वहाँ पे हमने अनग्रुप्ड डाटा क्या किया था, यहाँ पे हमने ग्रुप्ड डाटा का करना है। ठीक है, हम एक एक करके करेंगे और दोनों का करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं वो है हमारा मॉड। ठीक है, अब मॉड क्या होता है? हमने ये किया हुआ है कि मॉड क्या है? मोस्ट फैशनेबल वैल्यू, यानी कि सबसे ज़्यादा बार जो भी वैल्यू आती है, जैसे अगर हमारे पास 7-8 रकमें हैं, उनमें से जो रकम सबसे ज़्यादा बार आई है, बार बार रिपीट हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे? मॉड। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक कोई भी एग्जांपल ले लेती हूँ, मान लीजिए 1 3 4 3 3 ये है। अब इसमें एक बार आया, 3 कितनी बार आया? 3 बार। 4 कितनी बार आया? 1 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सी रकम आई है? 3 आई है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर मॉड कितना हो गया? 3। ठीक है, ये तो था अनग्रुप्ड डाटा, क्योंकि इसमें कोई भी ग्रुप नहीं बनाए हुए। ये अनग्रुप्ड डाटा का मॉड है जो कि हमने पहले ही 9th क्लास में किया हुआ है। अब हमने 10th क्लास में ग्रुप्ड डाटा का करना है, तो ग्रुप्ड डाटा में मॉड कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। पहले हम कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, फिर उससे हम देखेंगे। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, फाइंड मॉड। ठीक है, डाटा है हमारे पास फैमिली साइज 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, ये है। आगे है नंबर ऑफ फैमिलीज क्या दी हुई है हमें? 7 8 2 2 1, ये है हमारे पास डाटा। अब ग्रुप्ड, इसमें हमें ग्रुप बने हुए हैं, इसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहती हैं। ये हमें पता है, हमने 9th में भी किया हुआ है। जिस टेबल में या जिस डाटा में इस तरह की क्लासेस या ग्रुप्स भी बोलते हैं बने हों, उसे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब फ्रीक्वेंसी कौन सी है यहाँ पे? ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब इस ग्रुप की कितनी फ्रीक्वेंसी है? 7। मतलब इस ग्रुप कितने परिवार ऐसे हैं जिनमें 1 से लेकर 3 मेंबर हैं? वो 7 हैं। कितने परिवार ऐसे हैं जिनमें 3 से लेकर 5 तक फैमिली मेंबर है? वो कितने हैं? 8 हैं। तो इसका मतलब ये इनकी क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब हमने मॉड फाइंड आउट करना है ग्रुप्ड सीरीज का, तो कैसे करना है? अनग्रुप्ड का तो बहुत इजी है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ देख के आंसर लिख देना है। पर ग्रुप्ड में थोड़ा सा कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। कैसे? जैसे यहाँ पे हम देखते हैं सबसे ज़्यादा बार कौन सी रकम आई है, देखेंगे हम यहीं पे भी ऐसे ही कि सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। ये फ्रीक्वेंसी है ना f, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 8 है ना, तो उसको हम क्या लिखेंगे? F1। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, सबसे बड़ा नंबर है, उसको हम क्या लिखेंगे? F1। ऊपर वाले को लिखेंगे F0, नीचे वाले को लिखेंगे F2। ठीक है, अब जो F1 वाला क्लास है उसको हम इस तरह ब्लॉक कर देंगे, इससे हमें कंफ्यूजन और गलती नहीं होगी। ठीक है, जो सबसे बड़ी नंबर है फ्रीक्वेंसीज में उसको हम F1 लिखेंगे,
ऊपर वाले को फिर F0, नीचे वाले को F2, और जो F1 वाला डब्बा है उसको हम डब्बे में लिख देंगे। एक तरह से हाईलाइट करने वाली बात है कि क्योंकि हमें सिर्फ ये सारी रकमें चाहिए होंगी, ठीक है। अब हमें पता है कि ग्रुप्ड में इधर वाली सारी रकमों को क्या बोलते हैं हम, लोअर लिमिट, ये कहते हैं ना, और इधर वाली जो ये होती हैं इनको क्या कहते हैं, अपर लिमिट। अब हमें ये चीज़ें यहाँ पे काम आने वाली हैं। कैसे, हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है, उस फॉर्मूले में ये चीज़ों को भरना है। क्यों, देखिए जैसे हम यहाँ पे कहते हैं अनग्रुप्ड में कि जो सबसे ज़्यादा बार आई है वो आंसर है, यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा बार 8 मतलब कौन सा, ये ग्रुप आया है, लेकिन हमें तो सिर्फ एक नंबर चाहिए। तो यहाँ पे तो ग्रुप है 3, 4, 5 और पॉइंटों वाली रकमें कितनी है, तो हमें कौन सा पता चलेगा कि इसमें कौन सा नंबर हमारा आंसर है। तो हमें उस एक नंबर के लिए 3 और 5 में से उस एक नंबर को ढूंढने के लिए ये सारा तामझाम करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक नंबर होता है, जैसे 3, 5, 7, 9 मान लीजिए, सिर्फ ये लाइन होती, फिर हमें कुछ नहीं करना था, देख के लिख देना था कि आंसर कितना है, 5, मॉड कितना है, 5। क्यों, क्योंकि 5 सबसे ज़्यादा बार आया, 8 बार। लेकिन अब तो ग्रुप बने हुए हैं, क्लासेस बनी हुई हैं, तो इसीलिए हमें उस एक नंबर को पता करने के लिए ये सारा तामझाम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, जिसका हमने F1 लिया है फ्रीक्वेंसी, उसको क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। अब हमारे पास मॉडल क्लास कौन सी है, वो है 3 to 5। मॉडल क्लास मतलब वो ग्रुप जिसमें हमारा मॉड का आंसर है, हमारा आंसर 3 और 5 के बीच में ही आएगा, तो इसका मतलब ये मॉडल क्लास होगी। क्लास ग्रुप को भी बोलते हैं, क्लास भी बोल देते हैं, और इस क्लास को मॉडल क्यों कहा गया, क्योंकि हमारा मॉड का आंसर इसमें आएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है मॉड बराबर L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई बाय H। एक बात का ध्यान रखिए, मैंने ये जो ब्रैकेट और डिवीजन है वो सिर्फ ब्रैकेट के बीच में डाली है, ना तो L के नीचे नहीं डाली ना। बच्चे क्या करते हैं, जब भी सॉल्व करते हैं ये ब्रैकेट को बढ़ाकर L के नीचे ले आते हैं। ये जो डिवीजन वाली है, रेशो वाला साइन है, ये बटे वाला, ये L के नीचे ले आते हैं। L के नीचे नहीं लेके आना, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर अंदर ही है, ठीक है। सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, फिर इनको सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में L पे पहुंचेंगे, ठीक है। अब पहले हम इन चीज़ों का मतलब यहाँ समझ लें और लिख लें, ठीक है। सबसे पहली बात है L। L क्या है वैल्यू, L ये लोअर लिमिट किसकी, मॉडल क्लास की। हमें इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट लेनी है, कौन सी है, इधर वाली लोअर लिमिट होती है, तो मॉडल क्लास के इधर वाला नंबर कितना है, 3, तो ये हो गया 3। F1 तो हमने पहले ही लिखा हुआ है, कितना है, 8 है। F0 कितना है मेरा यहाँ पे, 7 है। F2 कितना है मेरा यहाँ पे, 2 है, ठीक है। अब रहा H क्या है, दोनों का डिफरेंस, रेंज। याद है रेंज क्या थी, कि बड़ी में से छोटी को माइनस करना, या साइज भी बोलते हैं कि इन दोनों का, इसका इस ग्रुप का क्या साइज है, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो वो इसका साइज होगा। तो H कितना है, 5 माइनस 3 बराबर 2। और ये रेंज या साइज हर ग्रुप का क्या होगा, सेम। ये हमने पहले भी किया था, हर ग्रुप का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वरना हमें सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो H है इस बड़ी में से छोटी माइनस करके जो आंसर आ गया, ठीक है। किसी का भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं मॉडल क्लास का। तो ये अब हमने सारी वैल्यूज निकाल ली, अब हम इसमें पुट करने लगे हैं। L का कितना आंसर है हमारे पास, 3, आगे प्लस, फिर आगे क्या मेरे पास ब्रैकेट, फिर F1 कितनी वैल्यू है, 8, माइनस आगे F0 की कितनी वैल्यू है, 7, फिर नीचे साइन ऐसे डिवीजन का, फिर 2, F1 की वैल्यू 8। अगर मैं यहाँ 8 लिखूंगी तो ये तो 28 बन गया ना, जबकि यहाँ पे तो अकेला 2 था, तो इसका मतलब बीच में कौन सा साइन डालना है, मल्टीप्लाई का। फिर आगे माइनस F0 कितना है मेरे पास, 7, माइनस F2 कितना है मेरे पास, 2, फिर क्या ब्रैकेट खत्म, फिर मल्टीप्लाई, H कितना है, 2। तो ये एक बार हमने सारी टर्म्स फिल कर ली।
इस तरह अगर आप वैल्यूज़ लिखेंगे ये चीज़ें तो आपको कभी भी गलती नहीं होगी, क्योंकि फटाफट इधर से देख के ही भर देना है। यहाँ पे कई बार लिखते वक्त ऊपर नीचे की आंखों के ऊपर नीचे होने पर गलती हो सकती है, हम कोई गलत रकम लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है। 3 प्लस, अब 8 और 7 दोनों के अलग अलग निशान है तो माइनस करूंगी, 8 में से 7 गए 1, नीचे 8 2 जा 16 माइनस, अब ये दोनों के सेम साइन है तो प्लस करूंगी, 7 और 2 ऐड किए 9, निशान कौन सा, बड़ी रकम का, 7 बड़ा है तो उसका निशान कौन सा आ गया, माइनस। अब ये मल्टीप्लाई 2 है तो इसको मैं अंदर लेके आ सकती हूँ ना, तो अब कितना आ गया मेरे पास, 3 प्लस 2 1 2 डिवाइडेड बाय 16 और 9 अलग अलग निशान है तो माइनस के 16 में से 9 गए 7, ये आ गया। अब एंड वाला, यहाँ पे हम एंड वाला आंसर की बारी है, पर आंसर के लिए एक स्पेशल और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिए ये यहाँ पे छोटी रकमें हैं 3 2 7, तो आप फ्रैक्शंस को सॉल्व भी कर सकते हैं, पर मैं यही रिकमेंड करूंगी कि कभी भी फ्रैक्शंस को सॉल्व नहीं करना। मतलब अगर तो ब्रैकेट वाला आंसर इस तरह फ्रैक्शन में आ रहा है, और ज़्यादातर ऐसा ही बटियों में ही आंसर आएगा, पूरा आंसर कभी कभी मिलेगा, तो आपने इसको हमेशा पॉइंट में लेना है डिवाइड करके। जब हम डिवाइड करेंगे, अब हमने 2/7 है तो डिवाइड करते वक्त ऊपरला नंबर अंदर, नीचे वाला नंबर बाहर। 7 के टेबल पे 2 नहीं जाता, 0 लगाया, यहाँ पे लगाया पॉइंट, 7 2 जा, तो हमें पूरी तरह यहाँ पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ पॉइंट के बाद एक नंबर चाहिए बस। पॉइंट के बाद 2 तक जाता है, हमें नीचे सॉल्व करके देखो उसका कोई नहीं है, क्योंकि हमें इसके मार्क्स नहीं मिलने, हमें तो आंसर यहाँ पे लिखने के मिलने हैं। तो 0.2 आ गया हमारा आंसर, 3 वैसे का वैसे प्लस 0.2। तो ये आंसर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो 0 डाल सकती हूँ, तो पॉइंट वाली रकम वैसे की वैसे लिख लेते हैं। 0.2 वैसे का वैसे, 3 और 0 ये फुल नंबर, इनको ऐड कीजिए, 3 में 0 ऐड किया 3, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे छोटी रकमें हैं, यहाँ पे आप बटरफ्लाई मेथड या एलसीएम लेकर भी इन फ्रैक्शंस को सॉल्व कर सकते हो, आंसर यही आएगा। पर जब बड़ी रकमें आ जाती हैं तब बहुत मुश्किल होती है, इसीलिए मैं हमेशा यही कहती हूँ बच्चों को कि आप इसको पहले डिवाइड करके पॉइंटों में ही आंसर ले आइए, फिर इसके साथ ऐड कीजिए। और ऐड करना बहुत आसान है, पॉइंट वाली रकम को वैसे के वैसे लिख लीजिए, अगली को अगली में ऐड कर दीजिए, बस ये आंसर हो गया। अब वेरीफाई कैसे करते हैं, देखिए 3.2 आया आपका आंसर, तो हमारी जो क्लास थी 3:5, तो 3.2 3 और 5 के बीच में ही आता है, ये नंबर 3 और 5 के बीच में ही आता है ना, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है ना, इजी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं मॉड का, फिर आपने खुद इसके क्वेश्चंस की क्या करनी है, प्रैक्टिस। तो चलिए एक और क्वेश्चन का मैं लिख लेती हूँ स्टेटमेंट, फाइंड मॉड। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एज इन ईयर्स 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, ये है। आ गया मेरे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स, उसकी क्या है, हमें दिया 26, 11, 21, 23 एंड 14, ये है मेरे पास अब, ठीक है। अब क्वेश्चन है, कहता एक हॉस्पिटल का डाटा है जिसमें उस हॉस्पिटल में 5 से 15 साल के कितने मरीज हैं, 26, 15 और 25 साल से 25 साल की उम्र के कितने मरीज हैं, 11, तो ये उसने बताया हुआ है। अब उसने कहा मॉड फाइंड आउट कीजिए, तो मतलब किस उम्र के सबसे ज़्यादा मरीज हैं, ये देख रहे हैं। सबसे पहले वही जैसे हमने कहा है कि हमने ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 26 है ना बड़ा इसमें, तो इसको इस तरह हम राउंड भी कर लेंगे और इसको लिखेंगे F1 और साथ में लिखते जाइए F1 की वैल्यू कितनी हो गई, 26। और अब हमने किसकी पता करनी है, F0, F2, ऊपर वाला नंबर हमारा F0 होता है,
काउंटिंग चलती है ना 0 1 2, हमने पिछले क्वेश्चन में भी काउंटिंग चलाई थी 0 1 2। F1 ढूंढने की ज़रूरत है, 0 हमेशा ऊपर आता है, 2 हमेशा 1 के बाद आता है। तो इसी तरह यहाँ पे देखें F1 तो ये मिल गया सबसे बड़ी रकम, 0 वाली रकम तो ऊपर कोई है ही नहीं, तो क्या करें, अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो अगर ऐसे केसेस में जहाँ पे F0 ना हो तो हमने क्या मान लेना है, 0। या किसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपकी ये सबसे बड़ी हो गई तो इसके बाद F1 तो आ जाएगा पर F2 नहीं आएगा, तो उस केस में हम F2 कितना मान लेंगे, 0। मतलब क्वेश्चन में अगर इन दोनों में से कोई ना हो तो उसको हमने क्या मान लेना है, 0। तो अब ये क्या, मेरे पास F2 1 के बाद 2 आता है तो वो कितना है, 11। अब रही बात H की, क्या सबसे पहले हम मॉडल क्लास लिखें। मॉडल क्लास हमारी कौन सी है, मॉड वाला, मतलब मॉड का आंसर किस किस के बीच में आएगा, 5 और 15 के बीच में आएगा। ठीक है, अब 15 में से 5 माइनस किए कितना आ गया, 10, तो H कितना है मेरा, 10। और रही बात L की भी, L कौन सा है, इधर वाली, तो ये आंसर क्या है, 5। अब फॉर्मूला लिखेंगे, मॉड बराबर L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये है। तो चलिए अब फिल करते हैं। L कितना आंसर है, 5। देखिए अब हमें इधर देखने की ज़रूरत नहीं, ना ही कंफ्यूज होने की ज़रूरत है, हमने ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, फटाफट देख के भर देना, इससे टाइम भी बच जाएगा और गलती भी नहीं होगी। L 5 प्लस F1 कितना है मेरा, 26, F0 0 तो वो 0, 2 इंटू F1 कितना है, 26 माइनस 0 माइनस F2 कितना है मेरा, 11 इंटू H कितना है, 10। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 26 में से 0 गए, 26 डिवाइडेड बाय 26 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 52। ध्यान रखना है पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने छोटी क्लासेस में बॉड मास पढ़ा हुआ है। बॉड मास का मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही आता है हमारे पास। तो सब्ट्रैक्शन हमारे पास बाद में आती है, मल्टीप्लिकेशन पहले, तो इसलिए पहले मल्टीप्लाई करना है, वो मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद 0 तो ख़त्म ही हो गया, तो क्या बचा मेरे पास, -11 इंटू 10। आगे चलिए 5 प्लस, अब 10 में अंदर लेके जा सकती हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो अंदर चला गया। 52 में से 11, दोनों के अलग अलग निशान है तो माइनस करूँगी। 52 में से 11 गए, कितने हो गए, 41 हो गए। 52 में से 11 माइनस कीजिए, 2 में से 1 गए 1, 5 में से 1 गए 41। अब ये तो किसी टेबल पे नहीं कट होता, तो मल्टीप्लाई कीजिए। 26 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 26 कितनी ज़ीरोज़ है, 1 तो पीछे एक ज़ीरो लगा दी, डिवाइडेड बाय कितना है, 41। अब देखिए जैसे मैं पहले क्वेश्चन में कह रही थी कि पहले क्वेश्चन में तो हमारे पास छोटी सी रकमें आई थी, हम इजीली क्या कहते हैं, बटरफ्लाई मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, पर यहाँ पे तो हमारे पास अब कितनी बड़ी रकम आ गई, मल्टीप्लाई करते करते हम थक जाएंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप पहले इसको सॉल्व कीजिए, इसका तो लास्ट स्टेप में काम है इस वाली का। इसको कैसे सॉल्व करना है, डिवाइड कीजिए, ऊपर वाली रकम हमेशा अंदर, नीचे वाली बाहर। अब 41 के टेबल पे देखें 26 कितने पे जाता है, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। ठीक है, अब 41 7 पे भी देख लें, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। तो ये 260 के नीचे 287 तो नहीं जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 246। कितने पे गया, 6 पे। 10 में से 6 गए 4, 0 में से तो 6 नहीं जाएगा, इधर से हमने कैरी लिया 10, तो इसके ऊपर आ गया 5। 10 में से 6 गए 4, और 5 में से 4 गए 1, 2 में से 2 गए 0। अब 41 के टेबल पे 14 नहीं जाता, तो 0 लगाए, यहाँ पे लगाया पॉइंट। अब देखिए कितने पे जाता है, 41 3 जा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। 41 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 3 पे गया। अब हमें 3 पे यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो ये आंसर चाहिए, वो हमने ढूंढ लिया। तो आंसर कितना गया, 5 प्लस इसका आंसर आया ना, तो इसकी जगह लिखूंगी, बाकी मैंने वैसे का वैसे ही लिखा है। तो आंसर कितना आ गया, 6.3। अब पॉइंट वाली रकम को कैसे सॉल्व करते हैं, पॉइंट वाली रकम वैसे की वैसे लिख लेनी है, 0.3 है तो वैसे का वैसे ही। अगली रकमों को ऐड कर दीजिए, 5 और 6 जोड़े 11, तो ये आ गया 11.3।
अब देखें ये 11.3 हमारा जो मॉडल क्लास 5 और 15 के बीच में आता है, बिल्कुल 11.3 ये रकम 5 और 15 के बीच में ही आती है ना, 10, 11, 12 तो इसी के बीच में आती है ना, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, ठीक है। तो ये था आपका मॉड, ठीक है। अभी हमारा मीडियन और मीन भी बाकी है, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको अब ये मॉड का पूरा समझ आ गया होगा। ये सिंपल अनग्रुप्ड डाटा है जो हमने 9th में भी किया था, और ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है, 1 या 2 मार्क में, पर बड़े नंबरों में, ज़्यादा नंबरों में ये क्वेश्चन आता है मॉड का, ग्रुप्ड डाटा का, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपने इससे रिलेटेड अपने 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक का जो 14th चैप्टर है उसकी 14.2 एक्सरसाइज है जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।